नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिविलाइट एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने पाषाण काल पढ़ाया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है मेरे वीडियो को तो आप जाके देख लीजिएगा, है ना। मैंने JPSC में जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका सिलेबस भी बताया था, ये भी बताया था कि किन किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है, विशेषकर किन किन चीज़ों को ध्यान देना है। JPSC में पूछे गए जो पैटर्न के बारे में बताए थे, किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, किस हिसाब से हमको PT के लिए पढ़ना है, किस हिसाब से मेंस के लिए पढ़ना है, सारी चीज़ें मैंने मेरे पहले के वीडियो में बताया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा। चलिए, इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब भी सिंधु घाटी सभ्यता की बात होती है, ठीक है, तो मूल रूप से दो सभ्यता पढ़ते हैं हम लोग, एक हड़प्पा सभ्यता, एक मोहनजोदाड़ो की सभ्यता। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इस सभ्यता के जो प्रथम अवशेष हैं, ठीक है, इस सभ्यता के जो प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हो गए थे। ठीक है, और कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। दोस्तों, ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है, कैसे डेट का डिसाइड किया जाता है, ये भी मैंने पहले के वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए, कार्बन डेटिंग पद्धति से हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि मानी गई है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो यहाँ एक चीज़ आता है कार्बन डेटिंग पद्धति। तो दोस्तों, कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है? तो कार्बन डेटिंग पद्धति देखिए दोस्तों, ये केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कार्बन 14 जो होता है C14, ठीक है, इसके विन्यास के अनुसार जो होता है कि किसी भी पुरातात्विक अवशेष की तिथि निकाली जाती है कि ये कितना वर्ष पुराना है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता को जो है भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति माना जाता है। दोस्तों, क्या माना जाता है? प्रथम नगरीय क्रांति, है ना। ठीक है, आगे है भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता जो है किनको माना जाता है? अलेक्जेंडर कलिंघम को। याद रखिएगा दोस्तों, अलेक्जेंडर कलिंघम को क्या माना जाता है? भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, और भारत में जो पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक है, उसका श्रेय किनको दिया जाता है? लॉर्ड कर्जन को। ठीक है, उस समय के वायसराय थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन PT में पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी। ठीक है, ऑप्शन रहता है बहुत सारे। तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों कैसे थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो सीमाएँ हैं। ठीक है, तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की सीमाएँ जानते हैं कि उत्तर में जो है, उत्तर में, ठीक है, मांडा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्षिण की बात करें हम तो दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है ना। पश्चिमी सीमा की बात करें तो सुतकोगेंडर जो वर्तमान के बलूचिस्तान में है। ठीक है, और पूर्वी सीमा की बात करें तो ये आलमगीरपुर है जो मेरठ में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिए, इससे भी डायरेक्ट PT में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों, यहाँ याद रखिएगा आप लोग कि नदी के किनारे बड़े बसे हड़प्पा कालीन नगर। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत से क्वेश्चन आ भी चुके हैं। ठीक है, UPSC और JPSC में भी। ठीक है, तो सबसे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है दोस्तों? रावी नदी के किनारे है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो ये सिंधु नदी के किनारे थी। लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, है ना।
आलमगीरपुर कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। सुतको गेंडोर क्या है? दास्क नदी के किनारे। कुनाल सरस्वती नदी के किनारे। बनवाली सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। और चहुंदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे। तो यहाँ सरस्वती नदी के किनारे 2 शहर बसे थे, कुनाल और बनवाली, और सिंधु नदी के किनारे 2 शहर बसे थे, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हड़प्पाकालीन स्थल एवं खोजकर्ता, ये भी कभी कभार क्या होता है कि डायरेक्ट पीटी में क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो की खोज कौन की थी दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखालदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा, ठीक है, किया गया था। हड़प्पा का बात करें हम तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर के द्वारा किया गया था। चहुंदड़ो की बात करें तो चहुंदड़ो गोपाल मजुमदार और अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया था, ठीक है। लोथल की बात करें तो लोथल रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था, ठीक है। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल के द्वारा की गई थी कालीबंगा की खोज, ठीक है। तो दोस्तों खोजकर्ता क्या होते थे? जो उत्खनन करता होते थे वही खोजकर्ता होते थे। उत्खनन करते गए एक शहर मिला, मान के चलिए हम उत्खनन कर रहे हैं किसी जगह पे, तो उत्खनन करते करते एक नया शहर मिला हमको, तो उसका खोजकर्ता हो गए हम, ठीक है। उस तरह से हम बनवाली की बात करें तो बनवाली की खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया है। और सुतको गेंडर की बात करें तो सुतको गेंडर किनके द्वारा खोजा गया दोस्तों? सुतको गेंडर जो है वो सर मार्क्स ऑरेल स्टाइन के द्वारा खोजा गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ दोस्तों याद रखने वाली चीज़ें है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नगर विन्यास पद्धति के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जो है कि ये जाल पद्धति जिसको ग्रिड सिस्टम पर आधारित है, ठीक है। जो भी सिंधु नदी के किनारे जो भी सभ्यता हुई, मतलब कि तो वो क्या थी? सिंधु सभ्यता में जो भी नगर विन्यास पद्धति था वो ग्रिड सिस्टम पर आधारित था, ठीक है। नगर में मतलब जो गलियां होती थी या आयताकार, ठीक है, या वर्गाकार होती थी, ठीक है, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी इस तरह से, ठीक है। वास्तुकला की बात करें तो भारत में वास्तुकला का जो आरंभ है दोस्तों वो सिंधु वासियों ने किया, ठीक है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और सड़कें जैसे कि हम अभी बताएं कि एक दूसरे को मतलब समकोण पर काटती थी ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे मतलब दो तल्ला भवन भी मिला है, 2 मंजिला भवन भी मिला है, और दरवाजे जो थे वो सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है जो पाया गया वो है अन्नागार। अन्नागार दोस्तों अन्न रखने का घर जी, ठीक है। उसको अभी तक की सबसे बड़ी जो इमारत मिली है वो मोहनजोदड़ो की अन्नागार है, ठीक है। देखिए आमतौर पर जो फर्श होता था घर का वो कच्चा होता था, केवल कालीबंगा में ही ऐसा फर्श मिला है, ठीक है, जो पक्का था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग कृषि की बात करते हैं। तो देखिए विश्व में जो है ना, पूरा विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधुवासी ने किया। सिंधुवासियों ने ही क्या कपास का जो है कि उत्पादन सर्वप्रथम किया था, ठीक है। सिंधुवासी जो है चावल, बाजरा, सरसों का उत्पादन करते थे, रागी का भी उत्पादन करते थे। और कहाँ कहाँ से प्रमाण मिला है? देखिए चावल का प्रमाण जो मिला है वो लोथल से मिला है साक्ष्य, ठीक है। बाजरा का साक्ष्य भी लोथल और सौराष्ट्र से मिला है, ठीक है। रागी का और सरसों का जो साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिला है, ठीक है। सिंधुवासी जो है कि हल से परिचित थे, ठीक है, ठीक है, हल से परिचित थे, जिसका साक्ष्य कहाँ बनवाली से मिला है, बनावली से, ठीक है।
और कालीबंगा से ही क्या हुआ है, जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, उस समय जो है कि गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। आगे देखते हैं। अगर पशुपालन की बात करें तो सिंधुवासी जो है वो हाथी और घोड़े से परिचित थे। ठीक है, उस समय हाथी और घोड़े से वो लोग परिचित थे, लेकिन उन्हें पालतू नहीं बना सके, उनको पालतू बनाने में वो असफल रहे। ठीक है, अब देखिए घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिलता है दोस्तों, ये सुरकुट्टा से मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है, क्योंकि वहाँ से घोड़े का जो अस्थि पंजर मिला है ना, घोड़े की हड्डी, उसका कंकाल मिला है। ठीक है, सिंधुवासियों को गेंडा, बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का ज्ञान था। ठीक है, और उस समय शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, अगर हम व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो सिंधु सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, मतलब पैसा कौड़ी नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय पर आधारित था, मतलब प्रोडक्ट एक्सचेंज करके, जैसे आपको चाहिए धान, आपके पास धान है, मेरे पास गेहूं है। ठीक है, तो आप हमको हम लोग एक दूसरे के सामान का एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, उस तरह से था। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे अन्य सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे। ठीक है, और जो सामान जो आयात किए जाते थे उसका इस तरह से कहाँ कहाँ से आयात किए जाते थे वो भी जानना ज़रूरी है। तो देखिए, टीन का जो आयात होता था, टीन का आयात अफ़गानिस्तान और ईरान से होता था। तांबा का आयात कहाँ से, खेतड़ी राजस्थान से किया जाता था। ठीक है, चांदी अफ़गानिस्तान व ईरान, सोना अफ़गानिस्तान और दक्षिण भारत, सीसा ईरान, अफ़गानिस्तान और राजस्थान, है ना, लाजवर्ट मेसोपोटामिया और अफ़गानिस्तान। संभवतः ऐसा बताया जाता है इतिहासकार के द्वारा कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्पियों और व्यापारियों का शासन था उसी समय, है ना। ठीक है, अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जिससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, धर्म के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की एक मोहर से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। दोस्तों, स्वास्तिक का चिन्ह आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो एक मोहर से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, है ना। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कुब्बड़ वाले सांड की पूजा होती थी। कुब्बड़ वाले सांड की पूजा होती थी, है ना, कुब्बड़ वाले सांड की पूजा होती थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पीपल और बबूल के पेड़ की पूजा की जाती थी। ठीक है, पीपल और बबूल के पेड़ की पूजा होती थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता में प्रेतवाद, भक्ति और पुनर्जन्मवाद के बीज मिलते हैं। ठीक है, मतलब सिंधु सभ्यता के लोग भूत प्रेत में, भक्ति में और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अंत्योष्टि के प्रकार। अंत्योष्टि मतलब दोस्तों अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं, है ना। तो अंत्योष्टि की 3 प्रकार से होती थी ये में हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, पहला हो गया पूर्ण समाधिकरण, दूसरा हो गया आंशिक समाधिकरण और तीसरा हो गया दाह संस्कार। ठीक है, लोथल से युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है। युग्म समाधान मतलब पति और पत्नी, मतलब मेल और फीमेल को एक साथ दफनाया जाना। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि उस समय सती प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, ठीक है, रोपड़ से
अब मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इस प्रकार का प्रचलन ऐसे मिला है, इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? ये तो इतिहासकार बताते हैं कि वो मालिक होगा उसका, उसके साथ कुत्ते को दफनाया गया होगा। कि क्या धार्मिक ये प्रथा थी, ये तो स्पष्ट रूप से बता पाना मुश्किल है। इतिहासकार भी क्या होते हैं कि अनुमान लगाते हैं कि ऐसा मिला है, इसका मतलब ऐसा होता होगा, ठीक है। अब हम अगर लिपि की बात करें, सिंधु सभ्यता के जो लिपि थे, लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार जो किए, तो सर्वप्रथम विचार करने वाले व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम, अभी हम बताएं कि अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या माना जाता है? पुरातत्व विभाग का फादर माना जाता है ना। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? L.A. बेंडल ने, ठीक है। L.A. बेंडल ने सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उसको पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किए थे, ठीक है। तो किस प्रकार की लिपि थी इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जो सिंधु लिपि थी दोस्तों, वो भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। चित्र के माध्यम से वो भाव को दर्शाने का कोशिश करते थे, ठीक है। जैसे कि सिंधु लिपि के चित्रों में मछली, चिड़िया, मानव की आकृति आदि चिन्ह मिलते हैं, ठीक है। हिंदू लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। मतलब इधर से ऐसे करके इधर लिखी जाती थी, ठीक है। जैसे उर्दू लिखा जाता है उस तरह से, ठीक है। और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं सिंधु सभ्यता से संबंधित, ठीक है। तो इतिहासकार बताते हैं कि सिंधु सभ्यता को प्राक इतिहासकार युग में रखा जा सकता है। प्राक इतिहासकार युग दोस्तों, मतलब उसमें कुछ क्या बोलते हैं उसके, मतलब उसके लिपि मिलना, मतलब लिखित साक्ष्य मिलना, है ना, ठीक है। ठीक है। प्राक इतिहास मतलब कि लिखित साक्ष्य नहीं मिलना, है ना, इसको प्राक इतिहासकार बोलते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागर के थे, ठीक है, भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक जो स्थल है वो गुजरात में खोजे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कहाँ मिले हैं सर्वाधिक स्थल, तो वो गुजरात में मिले हैं, ठीक है, ठीक है। लोथल और जो है कि लोथल और सुतकोटदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन थे? लोथल और सुतकोंडा, ठीक है। मनके जो होता है ना, मनके बनाने का कारखाना जो है लोथल और चहुंदरों से प्राप्त हुआ है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल की हम बात करें तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल है गेहूं और जौ थी, ठीक है। तौल की इकाई जो 16 के अनुपात में थी, ठीक है, 16 के अनुपात में तौल की इकाई थी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा उर्वरता की देवी के रूप में करते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी, ठीक है। ठीक है, सिंधु सभ्यता क्या थी? मात्र सत्तात्मक थी, ठीक है। ये भले बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, पितृ सत्तात्मक या मात्र सत्तात्मक, तो वो मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, ठीक है। उस समय क्या था? पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, ठीक है। चलिए कुछ और जानते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। अब हड़प्पा कालीन स्थल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे, जैसे पहले ही बताए हड़प्पा, है ना, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया है, ठीक है। हड़प्पा से क्या बोला? शंख का बना हुआ बैल, नटराज की आकृति वाली मूर्ति भी प्राप्त हुई है।
पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र, ठीक है। मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है। सिर के बल खड़ी नग्न स्त्री का चित्र जिसके गर्भ से पौधा निकला दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का भी चित्र मिला है हड़प्पा सभ्यता से, है ना। अब हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो देख लेते हैं मोहनजोदड़ो में। तो सिंधु नदी के किनारे जो है कि 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा खोजा गया मोहनजोदड़ो। यहाँ क्या हुआ, भवन पक्की ईंटों द्वारा निर्मित हुई है मोहनजोदड़ो के, ठीक है। सीढ़ी का भी प्रमाण मिला है। प्रवेश द्वार कहाँ मिला, गली में। कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। एक श्रृंगी पशु आकृति वाला मोहर प्राप्त हुआ है, ठीक है। और ये मोहनजोदड़ो का अर्थ जो क्या होता है, मृतकों का टीला, ठीक है। इसका अर्थ ही होता है मृतकों का टीला, इसलिए इसे मौत का टीला भी कहा जाता है ना। लोथल के बारे में देख लेते हैं। लोथल भोगवा नदी के किनारे मिला, गुजरात में, है ना, स्थित है। हाँ, इसमें गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल और बाजरा के साक्ष्य भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। 2 मुंह वाले राक्षस के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई है, ठीक है। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी जो दिखाया गया है, पंचतंत्र की कहानी हम लोग पढ़ते हैं, उसमें चालाक लोमड़ी के बारे में पढ़ते हैं ना कहानी, वो चालाक लोमड़ी का भी अंकन प्राप्त हुआ है, ठीक है। मम्मी का उदाहरण प्राप्त हुआ है ना। मम्मी किसको बोलते हैं जानते हैं दोस्तों? मम्मी, जैसे कोई मर गया ना तो उसको सुरक्षित रूप में रख दिया जाता है, उसका मम्मी बना के, ठीक है। तो उसको मम्मी बोलते हैं, ठीक है। बतख, बारहसिंगा, गोरिल्ला, ये सब भी अंकल वाली मूर्ति प्राप्त हुई है। अब अगर कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा पहले ही बताएं कि ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित। इसका शाब्दिक अर्थ कालीबंगा मतलब बंगा का मतलब चूड़ी होता है, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया काली चूड़ी, ठीक है। प्राक हड़प्पा एवं विकसित हड़प्पा दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जूते हुए खेत, सरसों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। एक सिंग वाले देवता के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और कपाल में छेद वाले बालक का शव, ठीक है, प्राप्त हुआ है। अब जब कपार में, उसका मतलब माथा में छेद मिला कोई बालक का, ठीक है, तो उससे ये इतिहासकार पता लगाया कि उस समय जो है कि शल्य क्रिया से लोग परिचित होते होंगे, तभी कपाल में छेद उनका किया गया होगा और बालक ऐसा ये मिला बालक का शव, ठीक है। चहुंदरों की बात करें तो चहुंदरों से क्या मिला है, मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बनवाली कहाँ है, तो बनवाली जो है हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसमें अच्छे किस्म जो है, अच्छे किस्म की जौ की प्राप्ति हुई है, ठीक है। हल की आकृति वाला खिलौना भी प्राप्त हुआ है। अब हम लोग रोपड़ की बात करें तो रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है और यहाँ मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य भी रोपड़ से मिला है ना। धोलीवीरा की बात करें तो धोलीवीरा गुजरात के भरूच जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, गुजरात के भरूच जिले में स्थित है। और यहाँ पे जल प्रबंधन के लिए क्या है कि 16 जलाशयों की प्राप्ति भी हुई है, ठीक है। सुरकोटता की बात करें तो गुजरात के कच्छ में स्थित है और यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और घोड़े की अस्थियाँ भी प्राप्त हुई है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्या कारण था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण इतिहासकार क्या बताते हैं, तो संभवतः उस पारिस्थितिक असंतुलन एक पहला कारण हो सकता है। जल प्लावन हो सकता है, बाह्य आक्रमण हो सकता है, शुष्कता हो सकता है, मतलब घग्गर नदी का सूखना जिससे सूखा हो गया, सूखा पड़ गया, सुखाड़ पड़ गया।
और सभ्यता नष्ट हो गई। नदी मार्ग में परिवर्तन भी एक कारण हो सकता है, जिससे बाढ़ आना, ठीक है। प्रशासनिक शिथिलता भी हो सकती है, या जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता पतन हुआ, है ना। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पाकालीन जो है कि नगरों का क्रम देखते हैं कि तो सबसे बड़ा दोस्तों, सबसे बड़ा अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से मोहनजोदड़ो मिला है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता है, फिर धौलावीरा, उससे छोटा कालीबंगा मिला है, ठीक है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में स्थित सबसे बड़ा जो हड़प्पाकालीन स्थल है वो धौलावीरा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक सभ्यता लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके हौसला भी बढ़ाएं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।